सरकार जो है बाज नहीं आ रही है किसानों के आंदोलन को, खालिस्तानी आंदोलन, पाकिस्तान समर्थित आंदोलन मैंने साबित करने के लिए। लेकिन देखिए अभी तक मैंने 2 महीने से ज़्यादा हो गया और कोई भी एक घटना ऐसी सरकार बता दे जिससे साबित होता हो कि ये आंदोलन जो है खालिस्तानियों के उस कावे पर हो रहा है या पाकिस्तान के उस कावे पर हो रहा है, एक भी नज़ीर पेश करे। ऐसा आंदोलन तो कभी देखा ही नहीं गया। एकदम बिल्कुल पारदर्शी आंदोलन, लगातार सरकार से बातचीत हो रही है, आपस में फैसला कर रहे हैं मिलके। 400 संगठन हैं और करीब करीब माने 40 संगठन की समन्वय समिति है और सबके नेता लोग बैठ कर डिसाइड करते हैं। इतना डेमोक्रेटिक ढंग से ये आंदोलन चल रहा है कि इससे लोकतंत्र जो है मजबूत हो रहा है। और सरकार को अंततोगत्वा पीछे हटना पड़ा और ट्रैक्टर रैली की इजाज़त देनी पड़ी, इसलिए कि जो लोग आए हैं वो डिटर्मिन्ड होकर, दृढ़ निश्चय होकर के आए हैं कि या तो मेरी लाश आएगी या हम जीत के आएंगे, या तो अर्थी पर जाएंगे या हार पहनेंगे। ये तय करके आए हैं। ये सारी जानकारी जो है सरकार को है और इसलिए सरकार ने कदम पीछे हटाया। नहीं तो भला बताइए, ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार का जो चरित्र है अभी तक दिखाई दिया है, वो इस तरह से सरेंडर करने वाली सरकार है। इसलिए अभी सब छोड़ें। वो लोग खुद, उन लोगों ने जिम्मा लिया है कि कहीं से कोई माने हमारी ओर से माने हिंसा का कोई खतरा नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि सरकार का काम था चीन को सीमा पर रोकना, ना कि सत्याग्रही अन्नदाताओं को दिल्ली बॉर्डर पर। मोदी सरकार अयोग्यता और अहंकार। बिल्कुल सही बात है भाई। ये बालाकोट क्यों चीन के खिलाफ भूल जा रहे हैं? ये जो उस समय चीन के खिलाफ जो है बालाकोट करके और छाती पीटते रहे, हालांकि आज भी वहाँ मैंने कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में वही हालत है जो पहले थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैंने आप देखिए कि महीना में 2-4 घटनाएं ऐसी हो ही जाती हैं जिसमें लगता है कि इधर के लोग मारे गए, इधर से दावा होता है कि उधर के लोग मारे गए। या चीन जो है इतने दिनों से बैठा हुआ है। मैंने अरुणाचल में तो मैंने गांव बसा दिया उसने और दावा कर रहा है कि हमारा है, हमने अरुणाचल को कभी मान्यता नहीं दिया है। और हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री जी का मुंह जो है दही जमा हुआ है, कहीं कुछ आवाज़ नहीं निकल रही है उनके खिलाफ। और यहाँ जो है घर के अंदर शेर बने हुए हैं, जम्मू कश्मीर में तो जाके, बंगाल में तो आसाम में शेर बने हुए हैं। जब बाबर जैसे विदेशी आक्रमणकारी भारत आए थे तो उन्होंने विध्वंस के लिए राम मंदिर को क्यों चुना? क्योंकि वे जानते थे कि देश की आत्मा राम मंदिर में रहती है। 6 दिसंबर 1992 को एक ऐतिहासिक गलती को सुधार लिया गया है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये बात कही है। हाँ, उन्होंने कहा है कि जय श्री राम का मामला, तो जय श्री राम का मामला ऐसा ही है। हिंदुस्तान के लोग कभी जय श्री राम का नारा नहीं लगाए। सब लोगों ने सिया राम या सीता राम का या राम राम भाई का नारा जो है लगाया। राम राम भाई संबोधन था एक दूसरे को। तो जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने परित्यक्त कर दिया है अपने पत्नी को, उसी तरह से यानी सीता को भी राम से इन लोगों ने परित्यक्त कर दिया है और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। एक चीज़ है इसमें, ये भी पूछना चाहिए, प्रकाश जावड़ेकर को जवाब देना चाहिए, कितने लोगों के साथ बाबर आया था इस देश में? और हमारी आबादी तो हमेशा बढ़ी रही है। हमारा हिंदू समाज क्या कर रहा था बाबर के आक्रमण को रोकने के लिए, राम के मंदिर को बचाने के लिए क्या कर रहा था? इसका भी तो जवाब देना चाहिए। क्या वजह है कि इतना छोटा फौज लेकर के बाबर आया और उसने आपके देश को गुलाम बना दिया? 250-300 वर्षों तक उसका राज रहा। क्या वजह है इसकी? इसका कभी इन लोगों ने खुलासा नहीं किया है कि इस तरह से हमारे देश के लोग जो है किस तरह से समर्पण क्यों करते आए। इसका कोई जवाब इन लोगों ने नहीं दिया। हमें देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमें देश ने अपना सर्वस्व अर्पित करने का मौका जरूर दिया है। हम देश के लिए जो भी अच्छा कर सकते हैं, भारत को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं, करते रहना चाहिए। पीएम मोदी ने बात की। एक मौका तो मिला था नरेंद्र मोदी जी को, नरेंद्र भाई को, जब देश में मैंने आंदोलन चला था, इंदिरा गांधी का इमरजेंसी लागू हुआ था, तो उस समय तो जेल में जाने से मैंने हिचके गए नहीं, कभी मैंने गिरफ्तारी इन्होंने नहीं दी। इनके जो मैंने उस समय आरएसएस के जो प्रमुख थे, उन्होंने इंदिरा गांधी से माफ़ी मांग करके जेल से निकले।
तो एक मौका वो भी था, दूसरी आज़ादी की लड़ाई जो है लड़ी जा रही थी उस समय, इन्होंने कोई कुर्बानी नहीं दी। और ये जो सर्वश्रेष्ठ अर्पित इनका क्या है, नोटबंदी है जिसने देश के गरीबों को तबाह कर दिया, जीएसटी है जिसने छोटे छोटे व्यापारियों का कमर तोड़ दिया, ये जो क्रूर ढंग से लगाया गया लॉकडाउन है जिसने देश को नंगा करके दिखा दिया कि क्या है, यही इनका सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा इनके पास कोई श्रेष्ठ नहीं है। पूरे देश में एफडीआई आ रहा है, विदेशी पूंजी के आगे सब कुछ समर्पण हो गया, बैंक में, इंश्योरेंस में, यहाँ तक कि डिफेंस में, मैंने हवाई सेवा में, एक एक चीज़ में एफडीआई को मंजूर कर लिया इन्होंने, देश को बेच रहे हैं। यही सर्वश्रेष्ठ उनका है, पूरे विदेशियों के हाथ में पूरे देश को ही समर्पित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा हैं, उन्होंने रामायण की एक प्रति ममता बनर्जी को भेज रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ममता दीदी आखिर जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगा रही हैं, क्या वो एक्सट्रीमिस्ट के दबाव में हैं? अगर आप राम बोलने से चुकेंगी तो आपका जय श्री राम हो जाएगा। तो जय श्री राम इन लोग जानबूझ करके रख रहा है भाई। देख रहा है कि मैंने हमारे जो नायक हैं नरेंद्र मोदी जी, वो एकल हैं, उनके साथ जो है उनके बाएं बैठने वाला कोई है नहीं, इसलिए ये लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। क्यों जय श्री राम का नारा लगाएंगे? सिया राम का नारा लगाएंगे, राम राम का नारा लगाएंगे, सीताराम का नारा लगाएंगे। जय श्री राम क्या है भाई? अब जो है मैंने करोड़ों जो है दुखियारे लोग राम का नाम लेकर के अपने को अपने मुसीबतों से छुटकारा पाने की उम्मीद करते हैं, और वहाँ राम का नाम लेकर के आप डरवाने का काम कर रहे हैं, भयभीत लोगों करना चाहते हैं लोगों को, ये युद्ध का उद्घोष करना चाहते हैं राम के नाम पर। तो उनकी मर्यादा जो है वो तो तार तार आप लोगों ने कर दिया, शर्म आनी चाहिए। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई, उनकी मृत्यु अभी भी एक रहस्य क्यों है? पंडित नेहरू ने कोई जांच क्यों नहीं करवाई? उनकी मौत के बारे में सच्चाई सामने आनी चाहिए। पंडित नेहरू जो हैं नेताजी की लोकप्रियता की तुलना में कहीं नहीं थे। ये साक्षी महाराज वही हैं जिन्होंने एक बार मैंने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, बाद में उनको लोगों ने चुप कराया और उन्होंने वापस लिया था। ये उसी तरह उनको क्या मालूम है सुभाष चंद्र बोस के बारे में और जवाहरलाल नेहरू के बारे में? सुभाष चंद्र बोस जो है जवाहरलाल नेहरू को एक ढंग से अपना अगुआ मानते रहे हैं, एक ढंग से मैंने उनके प्रति आदर का किस ढंग का रिश्ता है सबको पता है। और जब उन्होंने अपनी सेना बनाई वहाँ जा कर के, तो उसमें एक ब्रिगेड का नाम जो है रखा जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरह से थे कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट उन्होंने बनाया। दुनिया में कहीं भी महिलाओं का अलग से रेजिमेंट नहीं बना था, पहला रेजिमेंट जो है वो उन्होंने ही बनाया। और ये 3 लोग जो हमारे यहाँ के शाहनवाज खां पटना के रहने वाले, वो भी मैंने जहाज से कूद करके, आर्मी में रेगुलर थे, कूद करके उनके यहाँ जा कर के ज्वाइन किए थे लाल किला में, जिन पर मुकदमा चला था। और जवाहरलाल नेहरू उन्होंने गाउन अपना वकालत का उतार करके रख दिया था और फिर गाउन पहन के गए थे उनके डिफेंस में। तो ये लोग को कुछ मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है इतिहास की, कुछ भी बोलते रहते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभलने का नाम नहीं रहा। रुपेश सिंह हत्या मामले की अभी गुत्थी सुलझी नहीं थी। कृषि पदाधिकारी का पहले अपहरण और उसके बाद हत्या करके गौरीचक थाना क्षेत्र में नदी के किनारे का शव मिला। देखिए ना, ये सब तो बोलने के चलते ये जो मुख्य मीडिया है वो तो इस सवालों को उठा नहीं रहा है। अखबारों में आप नीतीश कुमार के खिलाफ जो है मैंने औपचारिकता का निर्वाह कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं क्योंकि उनका विज्ञापन बंद हो जाएगा। और इधर सोशल मीडिया इन सवालों को उठा रहा है। या हम जैसे लोगों को एक सहारा मिल गया है सोशल मीडिया का, और सोशल मीडिया पहले की अपेक्षा मजबूत हुआ है। तो नीतीश कुमार ने कानून बना दिया कि जो मैंने बोलेंगे अमर्यादित, उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। और यही चुनाव में क्या बोल रहे थे तेजस्वी के खिलाफ, 10 लाख लोगों को नौकरी दोगे, कहाँ से पैसा ले आओगे? जेल से जाके ले आओगे, बाप से मांग के ले आओगे। और यहाँ तक कहा कि कितने बच्चे पैदा किए हैं लालू यादव ने। तो बहुत ही मर्यादित वो भाषा थी। अब जो है वो कानून बन गया, अमर्यादित भाषा पर आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो जो नीतीश कुमार जो है जगन्नाथ मिश्रा के प्रेस बिल के खिलाफ लड़ करके जेल गए थे,
हम लोग साथी थे, 1 महीना 16 दिन जेल में थे। वही नीतीश कुमार जो है उसी का अनुकरण करते हुए प्रेस को गैग करने के लिए, जाब लगाने के लिए नया कानून बनाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।